अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कहानी का ये एपिसोड पढ़कर एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परी कॉलेज से आते वक्त वो टैक्सी के लिए खड़ी थी कि तभी वहाँ उसके पास आदित्य की कार आ रुकती है। आदित्य तो परी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन परी आदित्य को इग्नोर करके टैक्सी लेकर वहाँ से युवराज के विला की ओर निकल जाती है। परी को आदित्य के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसे इस तरह के दोगले लोगों पर सख्त नफरत थी। परी अभी आधे रास्ते पर ही थी कि उसे तनु और रिया स्कूटी से जाते हुए दिखाई देते हैं। परी टैक्सी रोककर वहां उतर जाती है तो उसे देखकर रिया और तनु एक पल के लिए चौंक जाते हैं। परी को देखकर रिया और तनु के चेहरे पर खुशी छा गई। वो दोनों जल्दी से उसके पास आई। रिया ने तो परी को एकदम से गले से लगा लिया। परी, तुम कहाँ थी? पागल, इतने दिनों से हम लोगों ने कितना मिस किया तुझे। रिया की आंखें परी को इतने दिन के बाद देखकर नम हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रिया को गले लगाने के बाद परी तनु के गले मिली। उसे अब काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। वो तीनों उसके बाद एक रेस्टोरेंट में चले गए। रिया ने परी को ऊपर से नीचे तक देखा। परी पहले से काफ़ी ज़्यादा पतली दिखाई दे रही थी। रिया ने कहा, परी, जो हमने सुना क्या वो सच है? क्या तुम सच में किसी अमीर लड़के के साथ भाग गई हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे मुँह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। तनु ने कहा, हाँ परी, ये आखिर चल क्या रहा है? कॉलेज में सिर्फ तुम्हारी ही बातें हो रही है, प्लीज़ हमें बताओ सच क्या है? तनु ने कहा। परी ने एक गहरी सांस लिया। उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को सब बताऊंगी। परी ने कहा, पहले मुझे कुछ खाने दो, कुछ ऑर्डर करती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर परी ने वेटर को बुलाया और बहुत सारे डिशेज ऑर्डर करती है जो वो खाना चाहती थी। वैसे तो उसे युवराज के घर में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी खाना मिलता था। उसके घर में कोई फास्ट फूड या बाहर की चीज़ें नहीं बनती थी। खाना ऑर्डर करने के बाद परी ने उन दोनों की तरफ देखा। वो दोनों उसे ही आंखें फाड़कर देख रहे थे। रिया ने परी के टांग खींचते हुए कहा, परी, क्या तुम्हें तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने खाना नहीं दिया जो तुम इतना सारा खाने का ऑर्डर दे रही हो? रिया की बात सुनकर परी ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड, और वो भी वो राक्षस? जिस दिन वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा उस दिन तो मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी। परी की बात सुनकर वो दोनों हंस पड़ती है। तनु ने हंसते हुए कहा, यार आखिर वो है कौन, हमें भी तो बता। तभी वेटर उन सबका ऑर्डर लेकर वहाँ आता है। परी ने खाने को देखकर खुश होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अब देखो मैं तुम्हें कितने प्यार से खाऊंगी। तभी वहाँ रिया बोल पड़ती है, परी, सुना है तेरा मंगेतर आजकल अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, क्या इससे तुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क तो पड़ेगा ही ना यार। इंसानी दिल जो है, दर्द तो होगा ही, लेकिन मैं अब अपने आप को समझा चुकी हूँ। मुझे किसी और से या किसी और की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है और अगर हम इस ज़िंदगी को ये सोचकर बिता दें कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, तो फिर ये ज़िंदगी हमारी थोड़ी हुई, ये तो फिर किसी और की ही हो गई। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। किसी के आने से या किसी की जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हुए परी की आंखों में आंसू आ गई। उसे इस तरह से इमोशनल होता हुआ देखकर रिया ने उसके टांग खींचते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें इस बात से क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई आ गया है जिसके साथ तुम भाग गई हो। उसकी बात सुनकर परी मुस्कुरा दी और फिर उसको युवराज की याद आ गई। परी ने अपना खाना खाते हुए कहा, युवराज, उसकी तो तुम बात ही मत करो। उसके बाद उसने युवराज और उसके बारे में सब कुछ उन दोनों को बता दिया। परी की बातें सुनने के बाद रिया और तनु की आंखें फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने चौंकते हुए एक साथ पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? इतना कुछ हो गया और हमें इसकी भनक तक नहीं। युवराज राठौड़, मैंने इसके बारे में सुना तो है,
लेकिन इससे कभी मिल नहीं पाई। परी, तुझे नहीं लगता कि तुझे पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए? तनु ने परी को एडवाइस देते हुए कहा। पुलिस पुलिस वाले भी उसके आगे अपनी नज़रें झुकाकर चलते हैं, और तुम्हें क्या लगा कि वो आकर मेरी हेल्प करेंगे? परी ने कहा तो वो दोनों हैरान रह गई। क्या वो इतना पावरफुल है? तनु ने पूछा। बहुत ज़्यादा, परी ने कहा तो रिया और तनु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके बाद तनु ने परी को कोहनी मारते हुए कहा, क्या वो बहुत हैंडसम भी है? उसकी बात सुनने के बाद परी को युवराज का आज सुबह वाला चेहरा याद आ गया, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी ये मुस्कुराहट तनु और रिया से छुपा नहीं था। तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मैडम, तेरी तो स्माइल काफ़ी बड़ी है। क्या वो इतना हैंडसम है? तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? चुप हो जाओ अब, कहकर परी ने उसके बाद उनकी तरफ नहीं देखा। वो बस अपने खाने में लगी हुई थी। वो तीनों अपने ही धुन में थे। उन्हें इस बात का पता भी नहीं था कि कोई उनके पीछे बैठा उनकी बातें सुन रहा है। आदित्य, जो कि उनका पीछा करते करते होटल तक आ पहुंचा था, वो परी के पीछे एक टेबल पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ उन तीनों की तरफ थी, लेकिन उसका कान उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, परी, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। फिर उसने किसी को बाहर जाकर कॉल किया। कुछ देर रेस्टोरेंट में बैठने के बाद वो तीनों होटल से निकलते हैं। तनु, रिया परी को बाय बोलकर चले जाते हैं। परी अब घर जाने के लिए टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी थी कि तभी वहाँ फिर से आदित्य की कार उसके पास आकर रुकती है। आदित्य को देखकर उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली और उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। आदित्य को परी का ऐसा बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो कार से बाहर निकला और परी के सामने जाकर खड़ा हो गया। परी ने फिर उसकी तरफ नहीं देखा तो आदित्य ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। उसने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम उस युवराज के प्यार में पड़ चुकी हो, ये सच है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी बातें सुनकर परी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे दूर धकेलते हुए कहा, आदित्य, मुझे क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आइंदा से तुम मुझसे दूर ही रहोगे, समझे? मुझे तुम्हें देखकर ही नफ़रत होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर मेरा मूड ख़राब हो, इसलिए तुम तो मुझसे दूर ही रहो। परी ने गुस्से से कहा तो उसने परी का हाथ पकड़ा और उसको ज़बरदस्ती कार में धकेल दिया। परी को भनक भी नहीं थी कि आदित्य कुछ ऐसा करेगा। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसको एकदम से झटका लगा और एक झटके में वो कार के अंदर थी। आदित्य तुरंत गाड़ी चालू की और परी को वहाँ से ले गया। शाम हो चुकी थी। परी अभी तक घर नहीं पहुँची। युवराज अब तक घर आ चुका था। जब उसको परी घर पर कहीं नहीं दिखाई दी, उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने सब नौकरों को लाइन में खड़ा किया और एक एक करके सबसे परी के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि परी कहाँ गई है। युवराज को उनकी लापरवाही को देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। युवराज ने अपने एक खास आदमी को बुलाकर परी का पता लगाने के लिए कहा। कुछ ही देर में उस आदमी ने पता लगाकर युवराज को कॉल किया। बॉस, परी मैडम कॉलेज गई थी और कॉलेज से निकल भी चुकी है। मैंने उनके सारे करीबी दोस्तों के घर पर पता किया, ना तो मैडम अपने किसी दोस्त के घर पर है और ना ही अपने घर पर। युवराज का शर्म सोच कर फटने लगा था कि उसको एकदम से आदित्य का ख्याल आया। आदित्य का ख्याल आते ही उसकी मुट्ठियाँ गुस्से में कसकर बंद हो गई। अगर ये लड़की उसके साथ हुई तो उस आदमी को तो आज मैं मार ही दूंगा। युवराज ने अपने उस खास आदमी से कहा, एसीपी आदित्य का कॉल नंबर ट्रैक करो। युवराज अब सोच रहा था कि क्या सच में परी आदित्य के साथ गई होगी। सोचकर ही वो परेशान हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनट में फिर से उसे उस आदमी का कॉल आया। अब युवराज अपने आदमियों के साथ कार में बैठकर निकल गया और उसकी कार शहर के बाहर एक खंडहर के सामने जा रुकी। यहाँ जब आदित्य परी को अपने साथ कार में लेकर गया था तो उसकी कार खंडहर के सामने जा रुकी थी।
आदित्य ने कार के दरवाजे को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से परी बाहर नहीं जा पा रही थी। परी ने आदित्य पर चिल्लाते हुए कहा, आदित्य छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आदित्य उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। परी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। बेशक मेरे मम्मी पापा ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ, आदित्य ने कहा। तो परी ने उसे घूरकर देखा। उसे आदित्य की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आदित्य, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, परी ने छटपटाते हुए कहा। परी, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, आदित्य ने कहा। कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? तुम मुझे बस जाने दो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, परी ने कहा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो तुम किससे प्यार करती हो? क्या तुम उस युवराज राठौड़ से प्यार करती हो? आदित्य ने परी को घूरते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, मैं उससे ही प्यार करती हूँ, उस युवराज से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। अब मुझे जाने दो, परी ने कहा। तो आदित्य की आंखों से अचानक से आग उगलने लगी। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से में बंद हो गई। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे नहीं, मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लिया था जब तुम रिया और तनु से बात कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए उसके घर में रुकी हुई हो, परी ने कहा। वो सब मैंने झूठ कहा था उनसे, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। और तो और हम दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। मैं तो बस तनु और रिया के सामने झूठ बोल रही थी। परी के मुंह से ये सुनकर कि हम रोज़ एक ही बेड पर सोते हैं, आदित्य के गुस्से की सीमा ही पार हो जाती है। वो एकदम से परी के पास गया और उसको गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, कह दो कि ये सब झूठ है। परी, बोलो कि तुमने अभी जो कहा वो सब झूठ था, आदित्य ने गुस्से में चिल्लाया। आदित्य का ऐसा रूप देखकर परी घबरा गई। उसको पता नहीं था कि आदित्य का ऐसा रूप भी हो सकता है। वो इस वक्त जिस आदित्य के साथ ही वो बिल्कुल अलग था, जिस आदित्य से परी ने कभी प्यार किया था। परी को कोई जवाब ना देता देखकर आदित्य का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो परी के साथ कोई बदसलूकी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन परी उसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। आदित्य ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद उसने वापस कहा, देखो परी, मुझे नहीं पता कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे और रीचा को एक साथ देखकर इस वक्त तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। इसलिए ये गुस्सा छोड़ो और मुझे गले से लगा लो। मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगा, हम दोबारा से रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे और शादी भी करेंगे। परी अभी भी चुप थी। उसको अब ज़्यादा डर लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्या कहे। उसने अब गहरी सांस ली। अब कुछ देर इस बारे में सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि वो अब शांति से काम लेगी, क्योंकि इस वक्त आदित्य का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य उसे एक टक से देखे जा रहा था। आदित्य के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों परी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले जब परी आदित्य के रिलेशन में थी तो परी को आदित्य की छोटी से छोटी बात से फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब बात कुछ और थी। परी को इस तरह से ख्यालों में डुबा देकर आदित्य ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? परी ने कहा, मैं इस बारे में ही सोच रही थी जो तुमने मुझे अभी अभी कहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें अब रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। आखिर हम इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। परी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने फिर भी परी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसका चेहरा देखकर उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही हो? अगर तुम ऐसा कर रही हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, आदित्य ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। नहीं, मैं क्यों कोई चालाकी करूँगी? परी ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, क्योंकि वो आदित्य की नज़रों में देखकर बात नहीं कर पा रही थी। आदित्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो थोड़ा झुका परी की ओर एक पेपर को बढ़ाते हुए कहा, ये पेपर मैंने आज ही बनवाया है, तुम इसके ऊपर साइन कर दो।
पेपर? कैसा पेपर? परी ने हैरानी से पूछा। ये हमारी शादी का पेपर है। इसको साइन करने के बाद हम लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। इसे मैं आज ही किसी के हाथों मंगवाया हूँ, आदित्य ने बड़े आराम से कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर परी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। आदित्य ने एक पेन उसको बढ़ाते हुए कहा, ये लो और साइन करो। परी को पता नहीं चल रहा था कि वो अब क्या करे। अगर वो इस पेपर के ऊपर साइन कर देती है तो बुरी तरह फंस जाएगी। बेशक पहले वो आदित्य के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अब वो इस लड़के के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। परी ने थोड़ा झिझकते हुए आदित्य की तरफ देखकर कहा, आदित्य, शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। इसमें इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? ये सब चीज़ बाद में भी तो हो सकती है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? परी की बात सुनकर आदित्य ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। परी, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ अभी क्या खेल खेल रही हो? आदित्य की बात सुनकर परी डर गई। उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। उससे पहले कि आदित्य कुछ कर पाता या परी कुछ कह पाती, अचानक से कई सारी गाड़ियों ने आकर उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। आदित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन परी उन सब गाड़ियों को पहचान चुकी थी। परी ने ये सब गाड़ियों को युवराज के विला के बाहर खड़ा कई बार देखा है। उन गाड़ियों में से एक एक करके सारे लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे बाहर निकले। उनमें से एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी ने एक कार का दरवाज़ा खोला तो उसमें से एक सूट बूट पहने हुए एक हैंडसम लेकिन अपने चेहरे पर शैतान जैसा एक्सप्रेशन लिए युवराज बाहर निकला। उसको देखकर आदित्य का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया और परी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये यहाँ कैसे आया? आदित्य ने युवराज की तरफ देखकर कहा। वैसे तो अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन उन सब गाड़ियों से आती तेज लाइट आसपास के एरिया को रोशन कर रही थी। युवराज धीरे धीरे चलकर आदित्य के कार की तरफ आया, लेकिन कार का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने आदित्य के कार का डोर ओपन करना चाहा तो वह नहीं खुला। युवराज ने अपनी गर्दन हिलाई तो उस बॉडीगार्ड ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।